नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, आज हम यूपीएसआई के लिए जो मैथ की सीरीज चल रही, मैथ रिकैप सीरीज, यूपीएसआई मैथ रिकैप सीरीज, उसकी मैथ में आज दूसरा वीडियो है। आज दूसरी क्लास है। आपको बेसिक बता दूं थोड़ा कि अभी यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, जो 14-15 मार्च को होगा। 14-15 मार्च। तो सबसे पहला एग्जाम यही है। इसको देखते हुए हम ये सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम मैथ के सभी, ये जो मैथ है, मैथ के सभी टॉपिकों के सभी टाइप के प्रश्न करवाएंगे। जैसे अगर प्रतिशत में 20 टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो 20 टाइप के प्रश्न कराया जाएगा, ऐसे सारे टॉपिक का। ठीक है। आपको पता ही होना होगा कि अभी जो है मैथ, यूपीएसआई का मैथ में 40 प्रश्न पूछा जाएगा। 4 भाग में होता है, उसमें मैथ का 40 होता है। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है, और जो लोग मैथ रीजनिंग में अच्छा कर पाएंगे, हिंदी में अच्छा कर पाएंगे, उनका ही सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है। और संख्या पद्धति हमारा पहला टॉपिक टॉपिक है, जिसमें हम लोग भाग 2 आज करेंगे, संख्या पद्धति का भाग 2। ठीक है। भाग 1 में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जाके देख लेना। बहुत बेसिक चीजें हैं इसमें। संख्याएं कितने प्रकार की होती है वो देखें, इकाई का अंक याद करना देखें, और विभाज्यता का नियम हम लोगों ने देखा। ठीक है। बाकी अगर आप यूपीएसआई नहीं दे रहे हैं, और आप यूपी पुलिस, इसकी भी वैकेंसी आ गई, आप लोग फॉर्म भर दिए होंगे, और यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का भी एग्जाम होने वाला है, तो इन एग्जामों में भी यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप सभी लोग थोड़ा टाइम निकाल के इन वीडियो को देखिए। आप बहुत हल करते होंगे मैथ, बहुत प्रैक्टिस भी करते होंगे, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन इन इस क्लास की स्पेशलिटी यही है कि इसमें हर टाइप के प्रश्न हम करवाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते। रही बात मेरी, मैं हूं इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूं। दोस्तों, मैं दसनों साल एग्जाम की तैयारी करने का मुझे अनुभव है, और आज तक दसनों एग्जाम क्लियर कर चुका हूं। अभी मैं कार्यरत ही हूँ लेवल 6 में ही, और यह वैकेंसी भी यूपीएसआई की लेवल 6 की है। बाकी यूपी पुलिस में क्वालिफाई कर चुका था, और हमारी टीम में भी सभी लोग सिलेक्टेड हैं। तो भरोसा रखिए और हमसे जुड़े रहिए, हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में जो अभ्यास प्रश्न पूछा गया था उसको देख लेते हैं। ठीक। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन आप लोगों को अभी कमेंट बॉक्स में इसको बताना है इसका आंसर। इसमें पूछा गया है कि 738638, यह एक संख्या है, यह भाज्य है किससे? आपको बताना है यह किससे भाज्य है। 3 से, 4 से, 9 से, 11 से। विभाज्यता का नियम हम लोगों ने पढ़ा था, फटाफट अप्लाई करिए इस पे। अब अगर हम पहले 3 से देखें, 3 का क्या नियम है? सभी अंकों को आपस में जोड़ दो। अगर जो योगफल है वह 3 से कटता है, तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। देख लीजिए फटाक दे, इसका योगफल कितना आ रहा है? 7 3 10, 18, 6 24, 27, 35 आ रहा है। 35, 35 तो 3 से कटेगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं। ये 9 से भी यही नियम है कि सभी अंकों को आपस में जोड़ दो, अगर वह योगफल उनका 9 से कटता है तो 9 से कटेगी, यानी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बचा 4 और 11। 4 का नियम क्या है? लास्ट के दो अंक, लास्ट के दो अंक 38 है, जो कि 4 से कटेंगे नहीं, तो ये भी गया। अब बचा क्या? डी, और यही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, तब आप, अब इसको चेक भी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए, इस सम स्थानों और विषम स्थानों को आपस में जोड़ देते हैं। तो पहले 7 8 15, 15 और 8 23, 23 होगा। अब सम स्थानों को जोड़ दो, 3 और 6 9, 9 3 12, घटा दो, आएगा 11। 11 का गुणज है ये, यानी 11 से भाज्य होगा। ठीक, समझ गए होंगे। अगली,
दो अभ्यास प्रश्न होते हैं, तो दूसरा अभ्यास प्रश्न ये भी अभ्यास प्रश्न का ही है, पिछली वीडियो का अभ्यास प्रश्न है। इसका बताइए, निम्न में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है? 15 से कौन सी कटेगी, ये बताना है आपको। और फटाफट सभी लोग वीडियो पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। आप अगर प्रैक्टिस, देखो सीधा सा खेल है मैथ। मैथ मतलब प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके नियम उतने बनते जाएंगे, आपके दिमाग में हल करने की छवि बनती जाएगी और आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, सभी को हल करना है। जितने भी आज हम क्वेश्चन करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, रफ कॉपी लेके बैठिए, हल करिए, फिर आप बताइए आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ लास्ट में। अब 15 का सीधा सा मतलब है भाई, जो संख्या 3 और 5 से, हम लोग पढ़े ही थे, 3 और 5 इन दोनों से कट जाएगी, वो 15 से भी कटेगी। तो 3 के लिए पहले तो आप 5, 5 तो सरल, 5 तो सभी में है, सभी से कट रहा है, यहाँ जीरो भी है, 5 है, 5 5 से सब, अब 3 ही हमें चेक करना है। ठीक, तो जोड़ लीजिए फटाफट इसको। 5 3 8 6 14, नहीं कटेगा। 11 5 16 1 17, 5 22, नहीं कटेगा। 2 3 5 7 12 10 22, नहीं कटेगा। 3 से अब इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। 8 3 11, 2 13, 5 18, 3 से कटेगा। और 5 से तो सभी कट रहे थे, तो 3 5 दोनों से जो कट रहा है वो डी है, इसलिए हमारा डी आंसर सही होगा। ठीक, अब चलते हैं आज के टाइपों के प्रश्न। अच्छा, बाय डिफॉल्ट थोड़ा टेक्निकल कारण था, तो यहाँ 1 2 3 4 हो गया है, हम इसको ए बी सी डी की तरह ही ट्रीट करेंगे। मैं ए बी सी डी ही बोलूंगा हर जगह, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? बहुत शानदार प्रश्न है। संख्या पद्धति में कहीं कहीं ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सीडीएस वगैरह में बहुत पूछते हैं, और ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। और ये बेसिक है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन ये सब आता है, तो आप बड़े क्वेश्चन हल कर पाते। तो बेसिक मजबूत होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, मैथ और रीजनिंग में मैं हमेशा बढ़त में रहता था, इसलिए मेरे सारे एग्जाम जो बैठता था क्लियर हो जाता था। और मैथ और रीजनिंग का सीधा सा फंडा है, आपको बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक नहीं आता तब क्या आप समझोगे? और मैं अभी जो शुरुआत है, ये संख्या पद्धति, सरलीकरण, ये जो दो टॉपिक है, दो तीन टॉपिक शुरू में, प्रतिशत के कुछ नियम, ये आपकी बेसिक को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसा अन्यथा नहीं लेना है कि ये तो बनेगा ही नहीं। अरे भाई, बेसिक आपका एक बार रिवाइज तो हो रहा है, आपको पता भी होगा, तब भी ये रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए, 9 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? और इसमें सही आंसर होगा बी, 45। ठीक है, कैसे? क्या आप ऐसे जोड़ेंगे? प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याएं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, ये तो आसान है, जोड़ भी लेंगे। कम कम है, अगर प्रथम 90 पूछ देता, 900 पूछ देता, तब क्या करते? तो उसके लिए यहाँ आपको सूत्र एक याद करना पड़ेगा। कभी भी जब पूछे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, n मतलब कुछ भी, वहां प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का योगफल कभी भी पूछते, तो यह सूत्र याद करना है। n n यहाँ बताइए इसको,
कोष्टक में n + 1 बटे 2। यह फार्मूला आपको भूलना नहीं है। अगर कभी भी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछ दे, अब इस पे आप लिख दीजिए फटाक दे। 9 है तो 9, फिर 9 + 1 बटे 2। यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 10, 2 2 से काट दो 5, और ये हो गया 45। ये आपका आंसर है। यहाँ भी जोड़ के देख लीजिए, 3 3 6 10 15 21 21 28 28 2 30 36 9 45 45 ही आ रहा है। और यहाँ ये सूत्र अगर आपको याद है तो आप यहाँ इतना सब कुछ करना नहीं था। यहाँ करते 9 × 10 बटे 2, 5 से काटते 45। एक 10 सेकेंड का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए सूत्र। चलिए आगे। प्रथम 9 प्राकृत या प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम 7 वर्गों का योगफल बताना है। फटाफट आप लोग बताइए क्या होगा सही। ए 140, बी 145, सी 135 या डी 150। खोज करिए, हल करिए, फिर आइए आगे। आगे तभी बढ़िए जब आप हल कर लें। इसमें सही आंसर होगा ए 140। अब यहाँ देखो कहने को क्या कह रहा है, ये प्रथम 7 यानी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? हालत तो खराब हो जाएगी इसको जोड़ने बैठेंगे तो। इसलिए इसको जोड़ना नहीं है। आप कभी भी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल पूछे तो आपको एक सूत्र याद रखना है, n कोष्टक में n + 1 कोष्टक बंद, फिर दूसरे कोष्टक में 2n + 1 बटा में 6। यह सूत्र है और इसको आपको याद रखना है। ये आपका बेसिक है, ठीक है। अगर आप ये याद रखते हैं तो आप ये कहीं तक का भी पूछ ले, आप फटाक से इस सूत्र पे रख देंगे। 7 पूछा है तो रखे 7 कोष्टक में 7 + 1, दूसरे कोष्टक में 2n है ना, तो 7 दूनी 14 + 1 है 7 × 8 × 15 6। 3 से काटिए, 3 दूनी 3 5, 2 से काट दीजिए 4। अब ये जोड़ दीजिए, क्या बचा आपके पास? 7 × 4 × 5, 4 × 5 20 और 7 दूनी 14, 140। 140 हो गया सही आंसर। अगर आपको ये पता रहता सूत्र तो आप कहीं नहीं भटकते, आप सीधा यही लिखते। 7 × 8 × 7 दूनी 14, 1 15 बटा 6। ये हो गया 2 बार, ये 5 बार, ये 4 बार, 5 चौक को 20 और 7 दूनी 14, 140। काट दे 20 सेकेंड के अंदर या 10 सेकेंड लगेगा। मैं बता रहा हूँ तब ना टाइम लग रहा है, नहीं तो आपको पता है आप खटाक से आंसर देकर आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। और हार्ड हो गया भैया, घनों का यानी कहने को क्या कह रहा है ये। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। कहने को ये कह रहा है कि घनों का योगफल प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों बताइए। ए 223, बी 243, सी 225 या डी 250। क्या होगा सही आंसर? और सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। इसमें सही होगा सी 225।
कैसे भाई? देखो ये कहने को कह रहा है कि 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस 5 का घन, इनको आपको जोड़ के बताना है कितना होगा। कठिन है ना? मैं तो पाँच पाँच ही रखा हूँ कि सरल रहे, ठीक है, लेकिन यह कितना भी पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको सूत्र याद रखना है। कभी भी पूछे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, तो इसके लिए सूत्र होता है हमारा n कोष्टक में n+1 कोष्टक बंद बटे 2 और इन सब का स्क्वायर, ये सूत्र है। ठीक, अब देखो जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल की बात होती है वही है, लेकिन उसका स्क्वायर हो गया है उन सभी का। ठीक, अब अगर आपको ये सूत्र याद रखता तो आपने फटाक दे कर लिया होता। 5 पूछा है, रखिए 5 5+1 बटा 2 और इन सब का स्क्वायर। हल करते हैं, 5 गुणे 6 बटा 2 स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 5 छक्का 30 और 2 से भाग करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 आंसर। ऐसे अगर आपको सूत्र याद रहता तो इतना कथा कहानी करने का नहीं था। आप सीधा लिखते 5 गुणे 6 बटा 2, काट देते 3 यानी 15 का स्क्वायर 10 सेकेंड का आंसर। 10 सेकेंड में आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो सूत्र याद रखना है। और आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, सभी महान जितने भी लोग देख रहे हैं, कि आप सभी लोग कम से कम 20 तक 20 तक की सभी संख्याओं का वर्ग और घन, ये दोनों याद रखें, आपको आसानी होगी एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है। चौथा प्रश्न, प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं की का योगफल क्या होगा? प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याएं ध्यान रखना है, 42 45 48 40। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, पूछ करके हल करिए, फिर आगे बढ़िए। इसमें सही होगा ए 42 42। कैसे भाई? क्या आप ऐसे जोड़ने बैठेंगे? पहली सम संख्या क्या है? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। अब इनको जोड़ना है तो ये तो आसान है थोड़ा। अभी 6 ही पूछा हूँ, मैं 60 पूछ देता या 160 पूछ देता तो हालत खराब हो जाती। इसलिए ये बढ़िया है कि आप यहाँ से भी जोड़ के बता देंगे, लेकिन इसके लिए एक सूत्र याद रखना है आपको। कभी भी प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछे तो उसके लिए सूत्र याद रखना है n कोष्टक में n+1। बस सिंपल सा। ठीक, अब इसमें बटा 2 कर देते तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बटा 2 करके उसका भी घन कर देते तो उनके वर्गों का हो जाता। नहीं, उसके घन का हो जाता, वर्ग का थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, तो अब अगर केवल प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का पूछेगा तो केवल ये सूत्र आपको याद रखना है। अब इसमें लिख देते हैं, संख्या रख देते हैं। 6 पूछा है ना, तो 6 पुस्तक में 6+1। अब 6 गुणे 7 बराबर 42, सिंपल सा। और इतनी कथा कहानी मैं इसलिए कर रहा हूँ समझाने के लिए, आप तो सीधा करते, आप तो पेन भी इसमें नहीं चलाते। सच्चक 42। ठीक,
और आपका आंसर। याद रखना है सूत्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने है पांचवा। पांचवा में है प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। सम देख लिए, अब विषम का बताइए। इसलिए कह रहा हूँ ये बेसिक क्लास है, कोई छोड़ेगा नहीं इन क्लासों को। आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो अगर 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे की वीडियो है तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगी, लेकिन आपके बेसिक का रिवीजन हो जाएगा। ठीक ना। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल बताना है। 90, 95, 98, 100 क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे ही देंगे, कोई बिना आंसर दिए नहीं जाएगा। ठीक है, हम लोग सारे सूत्र भी देख रहे हैं। इसमें सही आंसर होगा 100। डी सही है या 4 सही है 100। कैसे हो गया? क्या आपने ऐसे जोड़ा? विषम यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, ऐसी 6 ही हुई अभी, प्लस 13 प्लस 13 13 13 13 के बाद 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 17 प्लस 19, अब हो गई होंगी 10। क्या इनको ऐसे लिख कर जोड़ेंगे? नहीं भाई, इसके लिए सिंपल सा एक सूत्र होता है। सूत्र क्या है? अगर कभी भी पूछे प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो सिंपल सा सूत्र है n का स्क्वायर कर देना है। ये आपका सूत्र है अगर विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो n का स्क्वायर मतलब जितना पूछा है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 10 गुणे 10 बराबर 100। इसमें कोई पेन नहीं चलाना था। अगर आपको पता रहता 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल यानी 10 का स्क्वायर 100। मैं आपसे निवेदन किया हूं कि आप 20 तक की संख्याओं का वर्ग और घन सब याद रखें, याद रख के ही जाना है। चलिए आपके सामने छठवां प्रश्न है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 से पूर्णतः भाज्य? बेसिक है। देखिए, अगर आपको बेसिक भी नहीं पता है तो कहाँ से मैथ करेंगे। इसलिए अभी संख्या पद्धति को अच्छे से बेसिक उसका कंप्लीट कर लीजिए, सरलीकरण बेसिक कर लीजिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़िए। प्रतिशत का बेसिक, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। बाकी बेसिक में यह भी आता है, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ और बहुत लोगों से मेरा सामना हुआ है जिसमें उसको जोड़, घटाना, गुणा, भाग यह भी नहीं आता ढंग से। अभी एक भाग दे दें तो नहीं लगा पाते हैं, तब कैसे आप मैथ लगा लोगे भाई? आपको यह आना चाहिए, और यह तो सिंपल वाला आना ही चाहिए, उसके बाद दशमलव वाला, उसके बाद भिन्न वाला भी। इतना तो हर आदमी को आना चाहिए। जोड़ घटाना गुणा भाग सिंपल वाले, फिर दशमलव वाले, फिर भिन्न वाले, ये आएगा तब आपका एक गदहिया गोल होती है उसका बेसिक हुआ। उसके बाद आपको संख्या पद्धति और सरलीकरण, प्रतिशत, ये सब बेसिक करना होता है। ठीक, चलिए बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 से पूर्णतः भाज्य होगी? सही आंसर बताइए। 9998, 9998, 9996, 9990, 9992, क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देकर आगे बढ़ेंगे। इसमें बी सही है, 9996। कैसे? मेन बात तो ये है ना, कैसे? अगर कभी भी ऐसा पूछे, कभी भी आपको बताना हो कि ये संख्या है, इससे बड़ी कौन सी संख्या होगी जो इतने से भाज्य हो,
बड़ी पूछा जाए, 4 अंकों की जैसे सबसे बड़ी पूछ दे कोई, मान लो कि आपको निकालना हो कि 200 के बाद सबसे बड़ी, कोई भी प्रश्न बन जाए, 500 के बाद सबसे बड़ी, ऐसे में आप याद रखिए, आपको यह बात याद रखनी जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। भाज्य को पूर्णतः विभाजित बनाया जा सकता है, ऐसे मामलों में भाज्य को पूर्णतः विभाजित बनाया जा सकता है। कैसे? भाज्य में से शेष फल घटाकर। अब देखिए, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की क्या होती है? उससे हमें पहली संख्या खोजनी है जो 12 से कटे। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9994 बार। अगर ये 12 से कट जाए तो यही हो जाए, लेकिन अगर नहीं कटती है तो क्या करते हैं, 12 से इसमें भाग देंगे। 12 बट्ठे 96, 3 बरतियाइन 36, 3 ये हो गया, ये हो गया, अब ये उतरेगा, फिर बरतियाइन 36, 3 शेष फल बचा। जो शेष फल बचा वही भाज्य में से, भाज्य क्या है 9999, इसमें से 3 घटा दीजिए 9996, यह 12 से भाज्य होगा। तो ऐसे सवालों में आपको यह याद रखना है कि जो भाग दे देंगे, जो संख्या दी है उसमें भाग दे दीजिए, जो शेष फल बटे उसको भाज्य में से घटा दीजिए। आपको इतना पता होगा ना, ये भाजक है, ये भाज्य है, यही सब बेसिक है। ये भाजफल है, भागफल, और ये शेष है। तो भाजक, भाज्य, भागफल, शेष, ये याद रखना है। ठीक, चलिए आगे। 7वां प्रश्न आपके सामने है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 15 से पूर्णतः भाज्य है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? पहले तो आप इसका आंसर करिए पूछ करके। ए 100003, 10035, 10005, 10010, क्या होगा इसमें सही? और आप लोग सही का आंसर करके तब आगे बढ़िए। इसमें सही होगा 10005, यानी इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 5 कह सकते हैं। अब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अरे सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की क्या होती है मेरे भाई? सबसे छोटी होती है 10000, 4 जीरो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये सबसे छोटी है। अब इसमें मान लीजिए हमें भाग देना हो, अगर ये कट जाती तो यही हो जाती। देखते हैं 15 से भाग देके। 15 छक्का 90, फिर 10 बच जाएगा और 100 बन जाएगा। 15 छक्का 90, फिर 10 बच जाएगा और 100 बन जाएगा। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, अब ये लास्ट है। 15 छक्का 90, यहाँ 10 शेष बचेगा। अब ऐसे मामलों में आपको घटाना नहीं है, आपको सबसे पहले याद रखिएगा, भाज्य को पूर्णतः विभाजित बनाया जा सकता है। ऐसे मामलों में
भाज्य में भाजक माइनस शेषफल को जोड़कर अगर कभी भी कोई संख्या दे दी जाए, मान लो कि ये भाई 200 है, 200 के बाद कौन सी ऐसी संख्या होगी जो पूर्णतः 3 से भाज्य हो। ठीक है, तो ऐसे मामलों में हम हमेशा तीन, मान लो यहाँ जैसे पूछा कि 15 से पूर्णतः भाज्य, 15 से भाग दिए, अब जो शेष फल बचा पहले उसको भाजक में से घटाना है, 15 माइनस 10 करना है, अब बचेगा 5। अब यह जो है वह हमारी भाज्य में जोड़ देंगे। भाज्य कितना था, ये 5 अंकों की छोटी संख्या, इसमें जोड़ देंगे तो 10,005 हो जाएगा। यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगर कोई संख्या दे के कहा जाए इसके बाद कौन सी पहली संख्या होगी जो इस संख्या से भाज्य है, तो इसके बाद में मामले में आप पहले उससे भाग देकर भाजक जो है, भाजक उसमें से शेष फल को घटा लीजिए, जो आए उसको भाजक भाज्य में जोड़ दीजिए, जैसे इस मामले में हुआ है। और इसके पहले वाला जो प्रश्न था, कोई भी एक संख्या दे दे, मान लो 100 दे दिया, बोला कि इसके पहले कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 8 से भाज्य हो, तो उस मामले में शेषफल को ही सीधा इसमें से घटा देते हैं, जो पिछला वाला देखा। और इस मामले में आगे वाले में ये ध्यान रखना है। दोनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, ये दोनों प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। आगे 8वां प्रश्न आपके सामने है। 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? कौन सी संख्या अभाज्य है? 121, 133, 147, 149। बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, नहीं पता है तो आगे हमारे साथ बढ़िए। इसमें सही आंसर है 149। एलिमिनेशन का इस्तेमाल करते अगर, तो आप देख के केवल इसको काट पाते हैं, 121 11 से करता है, लेकिन इन तीनों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका एक सिंपल सा नियम याद रखिए, कभी भी कोई संख्या का अभाज्य पूछे, याद रखिए एक ऐसी संख्या लें कैसी संख्या लें जिसका वर्ग दिए गए संख्या से, जिसका वर्ग दिए गए संख्या से। लिख इसलिए ले रहा हूँ कि कोई नोट बना रहा हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर टाइप के प्रश्न होंगे, अगर आप नोट एक तैयार कर लो आपको जीवन भर काम आएगा। जिसका वर्ग दी गई संख्या से बड़ा हो, दी गई संख्या, जिसका वर्ग दी गई संख्या से बड़ा हो। जो संख्या लिए हैं उससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से भाग देकर देखिए, भाग देकर देखिए, अगर वह संख्या किसी से भी विभाजित ना हो, अगर वह संख्या किसी से
विभाजित न हो तो वह अभाज्य है। समझ गए बात? जो संख्या देखना, जैसे 121 को आपको देखना है, ठीक? तो आपको, चलिए हम ये देखते हैं। 121 तो सीधा दिख रहा है। 133 देखते हैं। 133 तो एक, मैं क्यों बोला 20 तक आपको वर्ग पता होना चाहिए। तो यह किसका वर्ग करें कि इससे इससे बड़ा हो जाए वो संख्या। 12, 12 का होता है 144, तो हम 12 ले लेते हैं। अब इससे छोटी जितनी अभाज्य संख्या है वो लिख लीजिए। 2, 5, 7, 11, यही है ना। अब इसको इसमें भाग देकर देखेंगे। सबसे 2 से कटेगी नहीं, 5 से कटेगी नहीं, 7 से देख लेते हैं। 7 दूनी 14, यानी नहीं। 7 एकम 7 बचेगा 6, 3 7 9 30, 60, 7 से कट जा रही, यानी यह भी नहीं होगी कि 7 से कट रही। अब 147 देख लें तो हमें अब 12 नहीं 13 लेना होगा। 13 का वर्ग कितना होता है भाई? 13 का वर्ग आप सभी को याद रहना चाहिए, 169। अब 169 बड़ा है, तो अब 13 से नीचे कितनी है? यही है। 13 से नीचे तो यही है ना अभाज्य संख्या है। अब इनमें से देखिए 147 किससे कट रहा है? तो ये 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से देख लो। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से कट रहा है, इसलिए यह भी नहीं होगा। अब बचा यही, और ये आंसर है। किस तरह? अब देखो 13 ही लेना है, क्योंकि 169 है, 189 है, तो 13 के नीचे यही हमारी चार संख्याएं हैं। 2, 5, 7, 11। अब देखिए इसमें भाग दीजिए। 2 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, विभाज्यता का नियम पढ़े हैं ना। 7 से 7 दूनी 14 कटेगा नहीं। 11 से 11 गेम में 11, 3 बचा 39। 11 से भी अगर इन सब से नहीं कट रहा है, यानी यह भी अभाज्य है। सिंपल सा यह नियम है, आपका बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए यह क्वेश्चन आपके सामने आया। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे। और 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सी संख्याएं समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी बेसिक है, आपका पता होना चाहिए, इसलिए ये क्लासेस छोड़ना मत, आपका रिवीजन होगा। 25, 29, 32, 16, 21, 27, 32, 41, 49, 24, 27, 30 कौन से समांतर श्रेणी में है? बहुत सिंपल सा है, सब लोग आंसर करेंगे इसका। इसमें सही है डी या 4, 24, 27, 30। कभी भी अगर किसी का समांतर श्रेणी आपको देखना है और 3 संख्या दिया हो, ए बी सी, इसको मान ले अगर तीनों संख्याओं को जो समांतर श्रेणी में है, तो याद रखना यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो 2b बराबर होगा ए प्लस सी के। अब देख लो, 2b बराबर होगा ए प्लस सी के। यह भी है। बाकी समांतर श्रेणी में ये बात आप याद रखिएगा, सभी संख्याओं के मध्य सभी संख्याओं के मध्य समान अंतर होता है। जिसको
कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है, सर्वांतर, जिसको सर्वांतर भी कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देख लो, इस पे भी रख के देख सकते हैं। अगर हम 29 का दुगना करेंगे, ये होगा 58। अब इन दोनों को जोड़ो, 25 और 32, नहीं हो रहा है। मान लो ऐसा नहीं करना है तो आपको ऐसे जोड़ लो, 25 में से कितने का अंतर दिया है, 25 4 का, और यहाँ 29 3 ही का, तो ये तो होगा नहीं, समान अंतर होना चाहिए ना। ये 16 के बाद 21 है 5 का, और 21 के बाद 27 है 6 का, ये भी समान अंतर नहीं है। 32 के बाद 41 दिया है, यानी कि कितना, 9 का, और 41 के बाद 49 दिया है यहाँ 8 ही का, ये भी समान नहीं है। इसमें देखिए 24 के बाद 27 दिया है 3 का, 27 के बाद 30 दिया है 3 का, समान अंतर है, इसलिए समांतर श्रेणी में ये सब है। ठीक, बहुत बेसिक चीजें हैं। अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा, अगर आपको पता नहीं होगा तो हार्ड लगेगा। चलिए, आपके सामने है 10वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 12 15 18 इसी तरह आगे समांतर श्रेणी का 12वां पद क्या होगा। यानी ऐसे अगर लिखा जाए इनको, तो 12वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी वह पूछ रहा है। 45, 52, 49, 53। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करिए, पोज करिए, हल करिए, फिर आगे आइए। देखिए ये क्या पूछ रहा है, 12, 3 15, 3 18, 3 21, 3 24, 3 27, 3 30, 3 35, 3 36, 3 29, 4 5 6 7 8 9 10। अभी 39 के बाद 3 42, 3 45, यह पूछ रहा था। अब ऐसे आप कितना लिखते जाओगे, तो इसके लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। समांतर श्रेणी कहीं दी हो और उसका बोले यनवा पद, यानी जो लास्ट वाला पद है, यनवा पद, यनवा पद, लास्ट वाला पद। जैसे यहाँ 12वां पूछ रहा है तो वो यनवा, यहाँ 12 यन के बराबर है, ये याद रखना है। कुल कितने पद हैं, वो यन है। यनवा पद का सूत्र होता है, समांतर श्रेणी में कभी भी बोले इसको, यनवा पद को आप लिख सकते हो टी एन, दिखा सकते हो, बराबर होता है ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1, अरे कोष्टक बंद और बाहर टी। यहाँ याद रखिए टी एन तो आपको पता है नवा पद, और ये क्या है, प्रथम पद। n आपको पता है, ये डी क्या है, डी है सर्वांतर, जो सभी में समान अंतर है ना वो। यहाँ सर्वांतर क्या है, पहला पद क्या है आपका, चलो यहाँ रखो 12 प्लस नवा पद, यानी 12वां पद हमें चाहिए, तो 12 माइनस 1, और सर्वांतर कितना है, डी, डी सर्वांतर, सब में 3 है का अंतर, तो इसलिए गुणे 3 हो जाएगा। हल करिए, 12 प्लस ये हो जाएगा 11 गुणे 3, 12 प्लस 33, अब इनको जोड़ दीजिए, 12 और 33 हो जाएगा 45, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो कभी भी समांतर श्रेणी दी गई हो और उसका पूछे नवा पद, यानी अब n पद हो गए ना उसमें, नवा पद कौन सा है, तो उसके लिए ये सूत्र आपको याद रखना है। और आपको सूत्र याद रखता तो इतना कथा कहानी जरूरत नहीं थी।
आप यहाँ पर लिख देते 12 धन प्लस 11, एक घटता है, गुणे 3। सीधा आप आंसर पर पहुंच जाते और 10 सेकेंड भी नहीं लगता। ठीक, तो समांतर श्रेणी में एनवा पद ज्ञात करने का ये सूत्र, यहाँ पे जो सूत्र है हाईलाइट कर देता हूँ, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन, जिसमें 14, 18, 22 समांतर श्रेणी में कुल 10 पद हैं, तो सभी पदों का योगफल बताइए। लो, अब ये दिया है कि ये समांतर श्रेणी एक दी है 14, 18, 22, इसमें कुल 10 पद हैं और उन सभी पदों का योगफल बताना है। ठीक, तो ऐसे अगर लिख के करेंगे तो चलिए अब बताइए पहले, फिर आंसर पे आते हैं। 324, 320, 318, 330 कौन सा सही होगा? इसमें सही है बी 320। कैसे? सबसे पहले ये समझिए कि ये 10वां पद मतलब क्या कह रहा है। अगर आप ऐसे लिख के जाओगे, ऐसे लिखते जाओगे कि 14 प्लस 18 प्लस 22, 4 4 जोड़ रहा है, 22 4 26 प्लस 30 प्लस 34 प्लस 38 प्लस 42, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 प्लस 46 प्लस 50, ये हुआ। ऐसे लिख के सबको जोड़ोगे तो हो गया कल्याण। इसलिए आपको ऐसे मामलों में समांतर श्रेणी में अगर सभी पद आपको दे दिया है और बोले कि इन सभी पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आपको सूत्र याद रखना है। समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल, योगफल पूछे तो उसके लिए हमारा सूत्र होता है n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद d बड़ा कोष्टक भी बंद। ये सूत्र आपको याद रखना है। अब इसमें हम रखेंगे और हल करेंगे। ठीक है, हमें n दे दिया है, n मतलब कुल पदों की संख्या। ये आपने देख लिया अंतिम पद, अरे प्रथम पद। यल दिया हो तो होता है अंतिम पद। यहाँ डी हमें पता ही है, सर्वांतर। ठीक, अब इसमें रखते हैं, इसमें रखते हैं सभी को मान को। तो n हमारा है 10/2, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे, ये कितना है? इसमें 4 है, सर्वांतर 4 है, 4 4 जोड़ रहा है ना, फिर प्लस 10 माइनस 1, यहाँ बाहर कोष्टक के बाहर होगा सर्वांतर। अरे यार, ये यहाँ 14 है, ये मतलब प्रथम पद वह 14 है, यहाँ सर्वांतर डी दिया है 4। अब इसको हल करिए, ये 10 में 2 से 5 हो जाएगा, यहाँ 14 दूनी 28, यहाँ देखिए 10 में से एक जो 9, 4 से गुणा करेंगे 36, 5 गुणे 28 और 36 जोड़ दीजिए, 8 से 14 और 3 2 5 6, ये होगा ना।
28 में 2 ला दोगे तो 30, 30 60, अगर 4 बचेगा 64। अब इसको गुणा करिए आप, 5 चौक को 20 और 6 5 30, 2 32, ये हो गया आंसर 320। ठीक। अच्छा, n पदों का योगफल में एक और सूत्र होता है। अगर आपको अंतिम पद भी दिया हो तो n/2 कोष्ठक में a + l, इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, लेकिन l मतलब अंतिम पद, स्मॉल l यानी अंतिम पद, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें हमें पता नहीं था इसलिए इस पे रखे। अगर हमें ये पता रहता कि प्रथम 14 है और अंतिम 50 है, तो देखो ऐसे ही कर देते, इस पे रख देते a + l। यहाँ 10/2 पुस्तक में पहला है 14 और दूसरा है 50, तो यहाँ हो जाएगा 5, कोष्ठक हटेगा गुणा, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो 64। देखो वही आ गया ना 300। तो दोनों सूत्र याद रखिएगा, हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं। ये वाला समांतर श्रेणी में कभी सभी पदों का या n पदों का योगफल पूछे तो ये सूत्र हैं दोनों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बराबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है? एक, आप लोगों ने समांतर श्रेणी देखा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी को कहते हैं, या अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं, लेकिन यहाँ गुणोत्तर श्रेणी की अब बात हो रही है। ठीक है, तो आप लोग बताइए गुणोत्तर श्रेणी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? हम्म, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं इसको, जीपी भी कहते हैं, या जीएस भी कह सकते हो, सीक्वेंस, जियोमेट्रिक सीक्वेंस भी कहते हैं। चलिए आप बताइए इसमें कौन सा गुणोत्तर श्रेणी में है? 4 12 36, 2 6 12, 4 8 12, 3 9 18, कौन सा है गुणोत्तर श्रेणी में? और इसमें सही आंसर होगा ए, 4 12 36। होता क्या है गुणोत्तर श्रेणी? इसमें दो बात याद रखिए, पहली तो ये है, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो तो b का स्क्वायर बराबर होता है a/c। ठीक, इसमें ना हो तो आप देख लीजिए, इसमें देखिए 12 का स्क्वायर बराबर होगा 4 × 36, 144 बराबर 6 चौक को 24, 2 4 3 12 1 14, देख ले। इसलिए ये गुणोत्तर श्रेणी में। बाकी ये भी याद रखना है आपको, हर अगला पद पिछली संख्या से समान संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। हर अगला पद पिछली संख्या से समान संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे 4 प्राप्त कैसे हुआ? 4 तिहाई 12, 3 से गुणा करने पर। अब 12 के बाद अगली संख्या पिछली संख्या से समान संख्या से गुणा करने पे होगी, यानी 12 में भी 3 से गुणा करेंगे, 12 तिहाई 36, इसलिए ये गुणोत्तर श्रेणी में है। लेकिन यहाँ देखोगे 2 तिहाई 6, अब 6 दूनी, यहाँ 3 से गुणा किया, यहाँ 2 से, इसलिए ये नहीं है। 4 दूनी 8, 8 दूनी, ये तो 1.5 से ही कर रहा है, ये भी नहीं है। और 3 त्रिक का 9,
और 9 दूनी ये 2 से वो दूसरी बार कर रहा है, इसलिए ये नहीं है। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने 13वां दिया है, 2, 6, 18 गुणोत्तर श्रेणी का छठवां पद क्या होगा? इसको तो आप हल कर सकते हैं, लेकिन जो हम बताएंगे वो बहुत जरूरी है। 162, 486, 1458, 972 क्या है? और इसमें सही आंसर होगा बी, 486। ये पूछ रहा है वो। दो, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 त्रिक कितना होगा? ऐसा करने जाएंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। 18 तिया 54 और 54 तिया 162 और 162 तिया 486। यही वो पूछ रहा है छठवां पद। लेकिन इसमें हालत खराब हो जाएगी, इतना हमें पता नहीं रहता है, इसलिए आपको गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए। गुणोत्तर श्रेणी में nवां माने जो, जैसे यहाँ छठवां, तो यहाँ nवां। अगर गुणोत्तर श्रेणी है उसमें nवां पद आपको ज्ञात करना है, तो उसके लिए सूत्र है a r का स्क्वायर n माइनस a। n-1। ठीक, यह सूत्र है। जहाँ पे आपको पता है n कुल पदों की संख्या, a प्रथम पद, r को कहते हैं सर्वानुपात, कॉमन रेशियो, सर्वानुपात। ठीक, यही है जो किस संख्या से सब में गुणा हो रहा है, वो ये है। चलिए इसमें रखते हैं, पहला पद हमें पता है 2 गुणे सर्वानुपात है कितने का, 3 से हो रहा है ना, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 3। इसमें घात होगी कुल पदों की संख्या छठवां 6 माइनस 1 की, तो 2 गुणे 3 की पावर 5, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 बार, 1 2 3 4 5, 3 दूनी 6, अरे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तिया, 27 तिया कितना होगा भाई, 54, और 54 तिया 3 चौक के 12, 3 15, 116, और इसके गुणे 2। कहीं दिक्कत भी है? देखिए करना पड़ेगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, यह है 6 पद ही पूछा है ना, 6 में से 1 घटाएंगे 5 ही आएगा, और पहला पद 2 दिया है तो ये पहला पद हो गया, और यहाँ 3 की घात 5,
5 ये हो गई। अब यहाँ पे ये गुणा करिए, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तियां, हम लोग दुआ किए इसलिए 27 तियां, तो 17 का 21, 3 दूनी 6, 2 8, 81, यहाँ तक हो गया 81। अब ये वाला करिए, अंतिम वाला, अरे नहीं, ये हुआ 81, अभी ये वाला कर रहे हैं। 3 एकम 3, 8 त्रिक का 24, हो गया। अब इसको करेंगे 2 से, 2 बचा ना, तो 6 8 4, 486, और ये रहा हमारा सही आंसर, बराबर। तो मेन चीज है, आपको ये सूत्र याद रखना है। गुणोत्तर श्रेणी है तो nवां पद का होता है ए आर स्क्वायर n माइनस वन, घात n माइनस वन। ठीक, ये सूत्र हाईलाइट कर दे रहा हूं nवां पद निकालने के लिए। आगे 14वां प्रश्न आपके सामने है। 4 8 16 गुणोत्तर श्रेणी में कुल 7 पद हैं, तो इन सभी पदों का योगफल क्या होगा। अब इनके पदों का योगफल पूछ रहा है। 256, 500, 508, 512, और इसमें सही आंसर होगा 508। कैसे, तो इसका आप सूत्र याद रखेंगे, गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योगफल। कहीं भी अगर पूछे n गुणोत्तर श्रेणी हो, n पदों का सूत्र याद रखना है। ए आर का n घाते n माइनस वन कोष्टक बंद बटा आर माइनस वन, ये सूत्र है। हाईलाइट कर दे रहा हूं इसको। अगर गुणोत्तर श्रेणी में कभी n पदों का योगफल पूछे, जो जैसा ऐसा पूछा है, ऐसा प्रश्न अगर पूछे, तो ये सूत्र लगेगा। अब इस पे हम रखते हैं। पहला पद है 4 कोष्टक में, सर्वानुपात कितना है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 है, 2 की घात n 7 है, माइनस वन, और यहाँ r हमारा सर्वानुपात जो है वह 2 है, माइनस वन, यानी ये तो 1 हो जाएगा, नीचे वाला कुछ बचेगा नहीं। अब देखिए 2 की घात 7 को तोड़िए, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो अब देखिए ये 4 गुणे 128 में से एक जाएगा 127, बटा में कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि 2 में से एक गया, एक बटा में है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो 4 गुणे 127 करेंगे, तो यहाँ गुणे 4 करिए, 7 28, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 एकम 4 1 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा 508। ठीक, तो आपको यह सूत्र याद रखना है। अगर गुणोत्तर श्रेणी में सभी पदों का योगफल पूछे और पद दिया हो कि इतने पद हैं, तो इसमें यह सूत्र आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 15वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ लिखने में गलती हुई है, आप लोग सुधार लीजिएगा। दो की घात 4 गुणे, ये 24 नहीं, फिर वैसे लिखा रहा है, टाइपिंग मिस्टेक है, ऊपर लिखता हूँ। 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 3 है। ठीक है, गुणनफल
करने पे अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? ऐसे प्रश्न बनते हैं भाई साहब। ठीक है, बताइए। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 आपस में सब जुड़ा हुआ है, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? 4, 3, 5, 6 क्या होगी? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी इसको सुधार लेना है। 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? चलो गुणा करके देखते हैं। अगर इनको आपस में गुणा करोगे ना, आपका कितना हालत खराब होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इनका 16 गुणे 3 त्रिक का 9 गुणे 5 की घात 3 मतलब 25। इनको आप गुणा करोगे, कर लेना, तो आएगा 18,000, यानी 3 शून्य आ रहा है। 3 सही है, लेकिन आप इतना गुणा करने कैसे बैठोगे? तो ऐसे में आपको ये देखना होता है, दिए गए व्यंजक या संख्या को अगर इस रूप में लिखा जाए, 2 की घात, चलो मैं लिख देता हूँ तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना है, दिए गए व्यंजक या संख्या 2 की घात m, 5 की घात n, ऐसे आगे कितनों भी हैं, हमें 2 और 5 से मतलब है, के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इन गुणनखंड में शून्य की संख्या होगी। अगर इस रूप में सबको व्यक्त कर लिए, तब इसमें शून्य की संख्या होगी n। n कब? यदि n छोटा हो m से, और m कब? यदि m छोटा हो m से। अब इसका ये इतना फालतू चीज याद नहीं हो, तो आप देख लो 2 और 5 की घात के बाद 2 और 5 में जिसकी घात छोटी होगी वो उतना होगा। अब देखो यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 5 की घात 3 है, 2 और 5 को ही देखना, फालतू ये कितनों भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। इसमें 2 की घात 4 है और 5 की घात 3 है, तो छोटी घात किसकी है? 5 की, तो ये मानेंगे 3, ये हमारा है। समझ गए होंगे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर कोई संख्या दी हो या कुछ भी कोई व्यंजक दिया हो, उसमें बोले कि कितने शून्य लास्ट में आएंगे, तो उनको 2 की घात और 5 की घात में जो जिसकी घात सबसे छोटी होगी वही उतना ही शून्य होंगे। आगे 16वां प्रश्न आपके सामने है। 16वां, 100 तक की कितनी संख्याएं 4 से विभाजित हुई? ये तो और बड़े बड़े पूछ देता है, 300, 400, 1000, कितने मान लो 5 से विभाजित होने वाली सब संख्याएं, ऐसे प्रश्न पूछता है। तो 100 तक की कितनी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी? 25, 20, 24, 22, कितनी संख्याएं हैं? चलिए बताइए। इसमें सही आंसर होगा 25। लिखने बैठेंगे तो हो गया कल्याण, कि लिखना है जाने दो, हम सीधा आते हैं कैसे इसको हल करते हैं। तो सिंपल सी चीज है, 4 से भाग दे दीजिए, 4 से 100 में भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8, 2 4 5,
अब जो भाग आएगा वही होगा। 25 आया ना भागफल, जितनी बार कट जाएगा वो रहेगा। इसमें 25 आया है, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। अगर यही पूछ लेता 103 तक, तब भी भाग 25 बार ही जाता, तो 25 ही होता। समझ गए ना? जितनी बार भाग चला जाए, यहाँ शेष नहीं देखेंगे, जितनी बार भाग चला जाए वो हमारा आंसर होता है। ठीक, आगे यहाँ दिया है 51 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होगी। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये फैक्टोरियल है। 51 फैक्टोरियल ऐसे लिखा है। ठीक, 51 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए या कितनी होगी। आपके सामने ऑप्शन है 11, 13, 14, 12। और सही आंसर इसमें होगा 12। कैसे भाई, ये देखते हैं। तो आपको पता ही होगा, शून्य की उत्पत्ति 2 तथा 5 के गुणनखंड से होती है। गुणनफल, अगर 2 और 5 का गुणनफल किया जाता है तब जाके शून्य की उत्पत्ति होती है। समझ गए? तथा 5 बड़ी अभाज्य संख्या है, अर्थात शून्य की संख्या पर 5 की संख्या के कारण प्रतिबंधन होता है। अर्थात जितने 5 होंगे उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। समझ गए? अगर गुणनफल 2 और 5 के जितने भी गुणनफल होंगे उसमें जो 5 का जितना होगा ना उतना ही शून्य होगा, ये कह रहा है। तो ऐसे मामलों में 5 की 5 की उन, चलो मैं क्या लिखता हूँ साफ रहे क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज। 5 की उन संख्या में 5 की उन सभी घातों से भाग देकर भागफलों को आपस में जोड़ेंगे। भागफलों को आपस में जोड़ेंगे जो 51 से छोटी हैं। यहाँ 51 दिया है ना, 51 का फैक्टोरियल, तो 51, आप देखो 51, यहाँ जितना भी फैक्टोरियल दिया गया है उतने से छोटी है उन सभी घातों को। तो देखो 5 की कितनी घात 51 से छोटी होंगी? 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, ये तो 100, कितना हो गया 125। तो ये नहीं, ये 25 होगा, 25 51 से छोटा, लेकिन 5 की घात 3 करने पे बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम इन दो घातों से उसमें भाग देंगे। अब 51 में 5 की घात 1 मतलब 5 ही, और ये जो आएगा भागफल उसको जोड़ेंगे ऐसे। फिर 51 25 होता है ना, 25, 25 से भाग देके जो भागफल आएगा, शेषफल से नहीं मतलब है, जो भागफल आएगा उनको जोड़ेंगे। 5 से भाग दोगे 51 में 10 बार जाएगा, 25 से भाग दोगे 51 में 2 बार जाएगा, यहाँ हो गया 12, इतना ही शून्य होंगे। ऐसे सवालों में इस तरह से आपको हल करना है, याद रखिएगा क्वेश्चन बनते हैं।
आगे आपके सामने है 18वां प्रश्न। जब किसी संख्या को 117 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ऐसे प्रश्न बनते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। किसी संख्या में 117 से भाग दे रहे हैं, 47 शेषफल आ रहा है। उसी संख्या में 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 13, 8, 7, 0। और इसमें सही आंसर होगा बी, 8। कैसे? ऐसे प्रश्नों में दिए गए जो शेषफल जो दिया गया है वो दिए गए दूसरे भाजक, शेषफल कितना है? 47, दूसरा भाजक यानी 13 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही उत्तर होगा। बहुत जल्दी से ऐसे क्वेश्चन होते हैं और पूछता है, ये बहुत बढ़िया बात है कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ दे तो हमें हमारा जीतने की संभावना बढ़ जाती है। देखो जो शेषफल बचा है ना उसमें जो दूसरा भाजक कर रहा है उससे भाग देने पे क्या होगा? उससे भाग दे दो। 13 तिया 39, 8 बजेगा, 8 शेष आ रहा है, यही हमारा उत्तर, 8 उत्तर है। तो ऐसे प्रश्न कोई भी बने तो उसमें सिंपल से जो शेषफल दिया है और दूसरे भाजक से भाग दे दो, जो शेषफल आए वही उत्तर होगा। अब इससे अब कोई कहे मैथ मुझे नहीं आती, मुझे डर लगता है, भाई ऐसे प्रश्न तो कर लोगे ना। हर टाइप के मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, उस टाइप का प्रश्न आए तो वही विधि अपना लेना जो इसे हल किया गया है। 19वां, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है तथा उस संख्या के 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? उस संख्या के वर्ग को, संख्या के वर्ग को 5 से भाग दें। यहाँ ये 5 ऐसा लिख दिया है, इसको ऐसा कर दिया। वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 9, 4, 3, 0। और इसमें सही आंसर होगा 4। क्यों? और पहले तो ये करेक्ट कर लेना। इसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? प्रयोग से हल करें इसको। मान लेते हैं वह संख्या 8 है। 8 है क्यों? क्योंकि 8 में से 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। सीधी सी बात है ना। अभी आप ये मान लो कि वो संख्या 8 है, वो कह रहा ना 5 से भाग देने पर शेषफल, तो यही होगी ना 8। तभी तो 5 से इसमें भाग देंगे शेषफल। सबसे सुन मान लेते हैं, मानने में क्या है। क्यों? अब 8 का वर्ग कर लो, 64। इसमें 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, 4। भाई शेषफल 4 बचेगा। सीधे से प्रयोग द्वारा हल कर सकते हैं इसके। इसका यही सूत्र होता है। अगर आप इसको सूत्र जानना चाहते हैं या कुछ दूसरा तरीका बता दो तो उसमें ये होता है, जो शेषफल है, जो शेषफल दिया है आपको उसी का वर्ग कर दो। दूसरी बार उसको करना उसके वर्ग को 5 से, तो जो शेषफल है उसका वर्ग कर दीजिए, यानी 3 गुणे 3 यानी 9। अब 9 में फिर 5 से भाग देकर देख लीजिए।
4 बच रहा है, यही उत्तर होगा। ठीक, दोनों तरीका सही है। आप कुछ भी मान लो, मैं यहाँ 13 मान लेता, क्योंकि 13 में 5 से भाग करेंगे तब भी शेषफल, तो 13 का स्क्वायर 169, इसमें 5 से भाग दीजिए, 5 तिहाई 15, 1 9, 1 तिहाई 15, 4, देखें वही आएगा ना। तो यहाँ प्रयोग कर लो, या आपको ये पता हो कि भाई ऐसे प्रश्न में शेषफल का वर्ग करके उससे 5 से भाग दो, जो बचेगा वही आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं? आवर्ती दशमलव संख्याएं, आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? चलिए आगे बात करेंगे। अभी आप पहले इसका आंसर करिए। 6/24, 3/25, 17/32, 5/39। आवर्ती दशमलव संख्याएं कौन सी होंगी? तो इसमें सही आंसर होगा 4, 5/39। तो सिंपल सी बात, ऐसे प्रश्नों में आपको याद रखना है, इसमें 5/39 ऐसे प्रश्न में उनके हर को देखिए, सबके यहाँ हर कौन सा होता है? ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। 24 है, 25 है, 32 है, 39। हर को देखिए, जिसको 2 या 5 की घात में लिखा जा सकता है वो आवर्ती दशमलव संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक, तो 2 और 5 की घात में लिख दें जिसको, वो नहीं होंगी। तो ये 32 भी लिखा जा सकता है, 24 भी, 25 भी, लेकिन 39 न 2 न 5, किसी भी 39 को 2 या 5 के घात में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए 5/39 आवर्ती दशमलव संख्या है। आवर्ती दशमलव संख्या मतलब रिपीट होते हैं, दशमलव के बाद कुछ अंक होते हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक, अगर आप 5 से करके देखोगे ना, 5 में भाग 39 से कैलकुलेटर पे करके देखना, तो उस दशमलव के बाद कुछ संख्या आएंगे और वही बार बार रिपीट होंगी, उन्हीं को कहते हैं आवर्ती दशमलव संख्या है। लेकिन 6 में 24 से भाग करके देखोगे, 25 में 3 से, 32 में 17 में 32 से, तो ये कट जाएंगी, एक संख्या के बाद शांत हो जाएंगी, लेकिन ये रिपीट होते हैं, आवर्ती इसलिए कहते हैं। ठीक, आज के प्रश्न समाप्त हुए। अब आप अभ्यास प्रश्न, आप सभी लोगों को इसका उत्तर देना है, और मैं, अगर आपने सही से देखा होगा तो आप जरूर दे पाएंगे। किसी संख्या को 221 से भाग देने पर शेषफल 64 बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? बहुत सिंपल है और सभी को उत्तर देना है। दूसरा अभ्यास प्रश्न है, जिसका डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 0, 1, 2, 3। कौन सी सबसे छोटी अभाज्य? दोनों बहुत शानदार प्रश्न हैं, बहुत पूछे जाते हैं, और सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज हम लोगों ने संख्या पद्धति का भाग 2 कर लिया। संख्या पद्धति इतना आसान नहीं, अभी भी उसके आएंगे, और इसको अगर आप मजबूत कर लिए, प्रतिशत को और सरलीकरण को, इन तीनों चीजों को मजबूत कर लिए, तो आप मैथ में बढ़त बढ़ा लेते हैं। और ये बेसिक है, इसको कोई नहीं छोड़ेगा। आपको आता है, नहीं आता है तब भी, नहीं आता है तब तो बहुत जरूरी है, आता है तब भी आपको रिवीजन के लिए सब चीजें याद हो जाए, ठीक है, उसके लिए, या कोई नया तरीका मिल जाए, इसके लिए आपको देखना है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी कोई दुविधा हो, कोई सलाह हो, तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, उसमें लिखिए। ठीक है, और ये दोनों प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है। ये जो ये वाला प्रश्न है, CDS 1995-98 में पूछा है, CDS
और ये प्रश्न पहला वाला नहीं, लेकिन ये दूसरा पूछा हुआ है। तो आप लोग सब कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। कोई दुविधा सलाह हो उसको भी बताइएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगली भी संख्या पद्धति का ही भाग आएगा, जो अगला भाग 3 होगा। तो आप जुड़े रहिए ताकि कोई भी पार्ट मिस नहीं हो, सब इम्पोर्टेंट है। आपने इस वीडियो को देखा, तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में।